आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें जो समझना है, इसमें जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 में, वो समझना है आयतन के बारे में कि जो ठोस के संयोजन से बने हुए ठोस आकृतियां होती हैं उनका आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे ठोस आकार होते हैं, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। ये बहुत सारे ठोस आकार होते हैं। इनमें से मैं किसी एक को लेके आपको आयतन को समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर बेलन से समझाऊंगा। ये बेलन है। बेलन का ऊपरी सिरा गोल होता है इस प्रकार से, नीचे का भी इसका भाग गोल होता है, और ये बेलन का केंद्र है, वृत्तीय केंद्र, और ये उसकी त्रिज्या है। इसको R से दर्शाया जाता है। और ये बेलन का व्यास है। व्यास तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ त्रिज्या को समझाया है, तो यहाँ पर इसका व्यास को D से दर्शाया जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है ये। और ये होती है बेलन की ऊंचाई। बेलन को लंबवृत्तीय बेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर इस तरह से सीधा खड़ा रहता है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। तो आयतन क्या होता है? कोई भी ठोस आकार, घन, घनाभ, बेलन या शंकु या गोला कोई भी हो, उनमें आप किसी भी वस्तु जैसे हवा, पानी, दूध की जितनी मात्रा भर सकते हैं उसे आयतन कहा जाता है। मान लीजिए ये बेलन है, मैंने इसको अगर पानी से भर दिया है तो पानी को मैं छायांकित कर दे रहा हूँ। अगर मैंने इसको पानी से भरा है तो जितना पानी मैं इसके अंदर भरूंगा उसकी जो भी क्वांटिटी होगी वो इसकी क्या कहलाएगी? आयतन। तो इस प्रकार से आप आयतन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से अगर मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है तो पानी की जितनी भी मात्रा इसके अंदर भरी हुई है उसी को ही क्या कहा जाएगा? आयतन। तो अगर इसको परिभाषित करना है आयतन को, तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे कि आयतन किसी भी ठोस आकार जैसे घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बेलन, शंकु, या फिर गोला इत्यादि, या फिर आदि। किसी भी ठोस आकार में भरे जा सकने वाली वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा कौन कौन सी वस्तु हो सकती है?
हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध को आयतन कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है कि आयतन की परिभाषा क्या हो सकती है। आयतन जो है, यहाँ पर जो हमें एक्सरसाइज 13.2 में समझना है, इसमें दो या दो से अधिक ठोस आकार मिलकर एक ठोस बनाएंगे। उस ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। यही हमें इस एक्सरसाइज 13.2 में करना है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। 13.2 इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। हमारे पास जितने भी ठोस आकार होते हैं, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, सभी का आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। जैसे कि घन का आयतन होता है L⁻³ अगर उसका किनारा L है, और घनाभ का आयतन होता है L×B×H। बेलन का आयतन होता है πr²H। मैंने सभी फॉर्मूले आपको पिछले वीडियोस में समझाया था। उन सभी फॉर्मूलाज का हम प्रयोग करेंगे इस एक्सरसाइज 13.2 में आयतन को ज्ञात करने के लिए। चलिए इसका पहला पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें पहले पॉइंट में क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको पढ़ के समझिए। बाकी मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या दिया है और क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक ठोस दिया है और ठोस इस प्रकार से है कि एक अर्धगोला है। मान लीजिए, मैं छोटा सा फिगर इसको समझा दूंगा आपको बना के। अगर ये एक अर्धगोला है तो इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है। इस प्रकार से ये एक शंकु है और ये शंकु की या अर्धगोले की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है। इस प्रकार से ये हमारा ठोस बना हुआ है। ये क्वेश्चन में जो ठोस की बात कर रहा है वो यही ठोस है कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु इस तरह से खड़ा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये ठोस है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर हमें दिया है। जब आप इसको हल करेंगे तो त्रिज्या यानी कि R आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी आपको दिया हुआ है। इसमें आपको और क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी कि जो h है वो बराबर है त्रिज्या के। तो त्रिज्या अगर r है तो ऊंचाई भी h है। तो त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर दिया है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम डायरेक्ट इसको
आयतन फाइंड कर लेते हैं। ये जो ठोस यहाँ दिख रहा है, इस ठोस का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठोस के आयतन का फॉर्मूला बनेगा, मैं लिखूंगा ठोस का आयतन बराबर, इसमें आपको दो ठोस आकार दिखाई देंगे, एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन। दोनों का फॉर्मूला लगा के जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसमें मुझे जोड़ना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3 पाई आर क्यूब प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा मैंने लिखा है, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि हम 1/3 को कॉमन ले सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनको आप गुणा भी करेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपको 1/3 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, आपको पाई दोनों में मिल जाएगा, और आर की जो सबसे छोटी पावर है इन दोनों में वो आर की पावर 2 है, वो भी कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में मिलेगा हमें, एक तो ये 2 मिल जाएगा, 1/3 बाहर है, पाई बाहर है, आर की पावर 2 बाहर है, तो एक आर अंदर मिलेगा, प्लस यहाँ 1/3 बाहर है, पाई बाहर है, स्क्वायर बाहर है, तो एच मिल जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए। पाई की वैल्यू रखना नहीं है क्योंकि पाई के पदों में ही हमें आयतन को ज्ञात करना है। आर जो त्रिज्या है उसकी जगह आप कितना लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो 1 का बन जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 इंटू आर 1 है। एच भी कितना है? 1, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट के पाई की गुणा 1 में करिए, फिर 1 में करिए, आपको सिर्फ पाई मिलेगा। और ये सेंटीमीटर में है पावर 3, क्योंकि आयतन हमेशा पावर 3 में, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर में है तो मीटर की पावर 3, और इसको इंग्लिश में क्यूब और हिंदी में घन बोला जाता है पावर 3 को। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ के समझ लीजिए, बाकी मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और इसको कैसे हल करना है। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो इसमें हमें एक मॉडल बनाना है जो कि रचेल ने बनाया है, रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल है। और मॉडल का आकार कुछ इस प्रकार से है कि वो थोड़ा सा बीच में तो बेलन के आकार का है
और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो बेलन का आकार बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया हमारा बेलन। बेलन के आकार का हो गया। और इस बेलन के दोनों सिरों पर शंकु हैं। तो एक शंकु ये हो गया, एक शंकु ये हो गया। इसको जब आप मिला देंगे तो आपको शंकु दिखाई देगा और एक शंकु यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है, यही है मॉडल। इसी मॉडल को बनाने की बात की जा रही है कि देखिए ये तो हो गया बीच में बेलन के आकार का, और इसके दोनों सिरों पर क्या है, 2 शंकु बने हुए हैं। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब ये व्यास इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं व्यास को यहाँ लिख देता हूँ। व्यास का मतलब डी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें त्रिज्या आर निकालेंगे तो व्यास का आधा करना पड़ेगा, तो 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर कहा गया है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो मॉडल है इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना हुआ है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये शंकु की ऊंचाई है और ये भी शंकु की ऊंचाई है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो दिया है। और इसमें हमें इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी कि इस मॉडल का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें बेलन की ऊंचाई तो हमें दिख नहीं रही है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले बेलन की ऊंचाई फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेलन की ऊंचाई आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि जो आप इसमें h फाइंड करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऊंचाई को हमें h1 नाम देना पड़ेगा। बेलन की ऊंचाई को h1 और शंकु की ऊंचाई को h2। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। और शंकु की ऊंचाई उसको h2 मान लेते हैं और वो हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अगर आप इस 12 सेंटीमीटर में से यहाँ से ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और यहाँ से ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इन दोनों को घटा दीजिए तो आपको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 2 ये और 2 ये, यानी कि 4 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है, जिसको हमने h1 माना है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस मॉडल का आयतन निकालने के लिए तैयार हैं। तो लिखते हैं फिर मॉडल का आयतन बराबर क्या रहेगा। मॉडल का आयतन, इसमें पहले आपका बेलन का आयतन बीच में है, बेलन का आयतन हो जाएगा पहले तो इसमें, और इस बेलन के आयतन में आप प्लस करेंगे इस बेलन के आयतन में आप प्लस करेंगे ये 2 शंकु का आयतन। इन दोनों शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 गुणा 1 शंकु का आयतन। क्या लिखूंगा, 2 गुणा 1 शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h।
लेकिन बेलन की ऊंचाई क्या है, h1 है, ये आपका बन जाएगा। फिर प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसकी ऊंचाई को क्या माना है, h2 माना है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो जब इसमें आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो कॉमन देख लेते हैं कि आपको कॉमन क्या मिलेगा, या फिर अगर आप यहाँ पर 1 लगा के इसकी गुणा भी कर लेते हैं तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 2 की गुणा में करेंगे 2, 3 की गुणा में करेंगे 3, 2/3 आया पाई आर स्क्वायर h2। तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आपको पाई कॉमन मिलेगा, दोनों में आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, और कुछ नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा h1 प्लस 2/3 भी अंदर मिलेगा क्योंकि बाहर हमने कॉमन नहीं लिया है, और साथ में h2 भी मिलेगा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसमें आप पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, त्रिज्या r की जगह कितना लिखेंगे, 3/2। तो त्रिज्या 3/2 तो लिखेंगे, फिर r का स्क्वायर है तो त्रिज्या को 2 बार लिखना पड़ेगा। h1 की जगह पर आप कितना लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणा h2 की जगह पर आप कितना लिखेंगे, h2 की जगह पर आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसका, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2 से तो आप इस 22 को काट दीजिए, आपको 11 मिल जाएगा। जब इसको आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए 11 तो ये है, और 3 की गुणा 3 में कर लेते हैं क्योंकि और कुछ कट नहीं रहा है। तो 11 गुणा 3 3 9 हो जाएगा, और बटे में क्या मिलेगा, 7 दूनी 14 मिल जाएगा बटे में। और फिर ब्रैकेट में क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लगा के आप गुणा कर लीजिए इन दोनों की आपस में, तो ये मिलेगा 8 प्लस 2 दूनी 4, और बटे में कितना है, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो अब आप क्या करेंगे, 11 गुणा 9 बटे में 14, फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 लगा के, तो एलसीएम आपको 3 मिलेगा। फिर इसमें 3 को 1 से भाग करिए तो 3 आया, 3 की गुणा 8 में कर देते, तो 3 8 24 प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4। फिर ये मिलेगा 11 गुणा 9 बटे में 14, फिर गुणा 24 और 4 हो जाएगा 28 बटे में 3, तो 14 दूनी हो गया 28, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये मिला 11 गुणा 3 दूनी 6, और इनकी गुणा कर देंगे 66 सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हैं इसलिए हमारा आंसर सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंट तो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और पढ़ते हैं और क्या करना है देखते हैं। इसमें एक गुलाब जामुन में कहा गया है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये हमें बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हमें जो है 45 गुलाब जामुन में कितने लगभग चाशनी होगी ये बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। तो हमें एक गुलाब जामुन का फिगर बनाने की ज़रूरत है।
क्योंकि 45 गुलाब जामुन को तो हमें बस बताना है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी है। तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे पहले तो गुलाब जामुन का जो आकार है वो कैसा बनाएंगे आप। तो गुलाब जामुन तो बीच में तो है बेलन के आकार का। इस प्रकार से गुलाब जामुन कैसा है, बेलन के आकार का है। मैं पहले बेलन बना रहा हूँ ताकि आप बेलन को समझ जाएं। ये क्या है, बेलन है। और दोनों सिरों पर अर्धगोले भी बने हुए हैं। तो एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये। आप देख रहे हैं ये तो है बीच में बेलन के आकार का और दोनों किनारे पर दोनों सिरों पर क्या है, दो अर्धगोले बने हुए हैं। और ये क्या है पूरा, यही है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, इसी गुलाब जामुन का हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन अगर इस प्रकार से हैं तो उसमें कितनी चाशनी की मात्रा होगी। तो सबसे पहले तो हम इस एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में हमें इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। और हमें जो है इस गुलाब जामुन की लंबाई भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमें इसकी लंबाई भी दी है, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये भी आपको दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा। और अगर आप बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने जाएंगे, ऊंचाई बेलन की क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई रहेगी। तो आप कैसे निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई इस प्रकार से निकाली जाएगी। बेलन की ऊंचाई बराबर आप निकालेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। इसमें से आप घटा दीजिए इस त्रिज्या की लंबाई और इस त्रिज्या की लंबाई। अगर आप घटा देंगे तो आपका बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ भी त्रिज्या है और यहाँ भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या को तो पहले फाइंड कर लीजिए। अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो 1.4 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। इसको और इसको दोनों को मिलाकर हो जाएगा कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आप घटा देंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी त्रिज्या है, 1.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.4। तो 1.4 ये 1.4 ये दोनों को मिलाकर मिल आएगा 2.8। इसको घटा देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, घटा के देख लेते हैं। 5.0 में से हम 2.8 घटाएंगे। 5 में कोई पॉइंट नहीं था, घटाने के लिए लगाया जा सकता है, पॉइंट के बाद आप 0 ले सकते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे 2 पॉइंट, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये मिलेगा आपको 2.2 सेंटीमीटर। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल देंगे। तो अब हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले तो बीच में बेलन का आयतन ले लीजिए। बेलन का
आयतन। और फिर आप इसके अंदर आप जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, इन दोनों अर्ध गोलों का आयतन और जोड़िए। तो आधा गोला ये है, आधा गोला ये है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, एक गोला पूरा बन जाएगा। तो हम सीधा एक गोले का आयतन लिख देते हैं, यानी कि गोले का आयतन। इसमें दोनों ही अर्धगोलों का आयतन आ जाएगा, क्योंकि दोनों अर्धगोलों को अगर आप मिला देंगे तो आपको एक गोला मिल जाएगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसमें कॉमन ले लें तो क्या कॉमन मिलेगा आपको, पाई कॉमन मिलेगा, आर की छोटी पावर 2 भी कॉमन है, क्योंकि आर की छोटी पावर इसमें 2 और 3 है, लेकिन यहाँ 2 छोटा है, तो आर की छोटी पावर कॉमन लिया जाएगा। तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा आपको एच मिल जाएगा और प्लस 4/3 मिलेगा, और आर की भी एक पावर अंदर मिलेगी, क्योंकि आर की पावर 3 है, तो इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको आप कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई का मान कितना रखेंगे आप, पाई का मान 22/7 रखिए, गुणा त्रिज्या कितना रखेंगे, त्रिज्या आपने देखा यहाँ पर कितना है 1.4, तो त्रिज्या की जगह मैं सीधा 1.4 लिख देता हूँ। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 1.4 को, इस प्रकार से पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या है 1.4, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ब्रैकेट में फिर h की जगह पर कितना लिखा जाएगा, h यहाँ पर है 2.2, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई 2.2 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2.2, फिर प्लस, अब आपको मिलेगा 4/3, फिर इंटू आर आप कितना लिखेंगे, आर आप फिर से लिखेंगे 1.4, तो ये 1.4 आपको मिल जाएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन में ये आपका रहेगा 22/7 गुणा, अगर आप 1.4 और 1.4 की गुणा कर दें तो आपको कितना मिलेगा, पहले तो आप 14 की गुणा 14 में कर दीजिए तो 196 मिलेगा, पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट पे लगा दीजिए तो 1.96 मिल जाएगा, फिर इंटू, या आप चलिए ब्रैकेट लगा के रखिए, ये 2.2 प्लस, अगर आप इन दोनों की आपस में गुणा कर दें नीचे एक लगा के तो बटे में तो 3 है, ये आपको मिल जाएगा 14 चौक 56, पॉइंट 1 डिजिट पे लगा लीजिए, ये मिलेगा। अब आप इसके नीचे एक लगा के इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो ये मिलेगा आपको 22/7 गुणा 1.96, और आप यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इस 3 को जब आप 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा 2.2 में कर दीजिए तो 6.6 मिलेगा, प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की गुणा 5.6 में करेंगे तो 5.6 आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब ये आया 22/7 गुणा 1.96 गुणा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, चलिए जोड़ के देखते हैं। 6.6 में 5.6 जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 2 हाथ से ले, 6 5 11 और 1 12, यानी कि आपको मिलेगा 12.2/3। तो इतनी सारी चीजें हमें मिल गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे भी इसको गुणा करके भाग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है अब इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी आगे कैलकुलेशन करना है। मान लेते हैं एक गुलाब जामुन का इतना आयतन मिल गया हमें, ये है एक गुलाब जामुन का आयतन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन हैं, हमारे पास तो 45 गुलाब जामुन हैं, उन सभी का आयतन याद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ पर लिखिए अब,
45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक का आयतन कितना आया है, एक का आयतन ये पूरा रहेगा यानी कि 22/7 गुणा में 1.96 गुणा में 12.2/3, फिर इसकी गुणा कर देंगे आप 45 में। तो जब आप 45 में आप गुणा कर देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ये पूरा आपको 45 गुलाब जामुन का आयतन मिल गया, सेंटीमीटर की पावर 3। मतलब अभी मैं कैंसिलेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, इकट्ठा करेंगे हम लास्ट में, जब इसका हमें 45 गुलाब जामुन में जितनी चाशनी है उसका ज्ञात करते समय हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी तो बस इजी, यही आसान तरीका है इसको करने का। मैं चाहता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए आसानी से। अभी हम अगर कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे तो क्वेश्चन ये बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इसमें गुणा करना है, फिर भाग करना है, इसी सब में हमारा टाइम ये लंबा हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए अभी हम सिर्फ उस चीज़ को लिख रहे हैं, कैलकुलेशन का काम हम इकट्ठा करेंगे। तो ये जब मैंने, ये तो आया था एक गुलाब जामुन का आयतन, जब मैं इसको 45 से गुणा कर दूंगा तो 45 से गुणा होने के बाद ये 45 गुलाब जामुन का आयतन तैयार हो गया है। तो अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था उसकी बात को पूरा करते हैं। कह रहा है कि ये जो गुलाब जामुन होता है उसमें जो भी एक गुलाब जामुन का आयतन है उसमें 30% क्या होती है, चीनी की चाशनी होती है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में जो भी उसका आयतन है गुलाब जामुन का, उसके आयतन का 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 45 गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो ये जो आया है ये आया है 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है। अब हम 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी भरी हुई है उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे जो भी 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है उसका आप 30% निकाल लीजिए। कितना, 30%। क्यों, क्योंकि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होती है, 30%। तो जो 45 गुलाब जामुन का आयतन है अगर हमें उन सबका ज्ञात करना है तो सभी का 30% निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकाल देंगे, क्योंकि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30%। तो जो भी 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है उसका 30% निकालेंगे। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है, ये आया है, पूरे को लिखूंगा मैं 22/7 गुणा में 1.96 फिर गुणा में 12.2 बटे में 3 फिर गुणा में 45 और फिर इस ये जो आया है 45 गुलाब जामुन का आयतन मिला है, इसका 30% का मतलब गुणा कर दीजिए 30% से। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आपका पूरा कंप्लीट आंसर निकल जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट आंसर निकल जाएगा। गुणा में ये आ जाएगा 30 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे आप 100 लगा देंगे।
अब जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का काम अब हमें करना है ताकि हम पूरा आंसर परफेक्ट निकाल सकें। तो कैसे करेंगे आप समझिए। 0 से 0 तो ये कट जाएगा, ये हो गया। इस 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 नीम 45 हो जाएगा। 2 से आप इस 22 को भी काट लीजिए, 11 आ जाएगा। अब एक बार लिख देते हैं क्या क्या बचा। इधर बचा 11/7 गुणा, ये बचा 1.96, इधर बचा 12.2, फिर गुणा में 9, ये आपका बचा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 11 को 7 से भाग कर लीजिए। तो जब आप 11 को 7 से भाग करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए भाग कर लेते हैं 11 को 7 से। जब हम 11 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 पचे 35, फिर 7 सत्ते 49। ये डिवाइड तो जाएगा बहुत लंबा, तो हम इतना लंबा नहीं ले जाएंगे, ओनली 1.57 लिख देते हैं कि जब आप इस 11 को 7 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 1.57। इनटू में क्या रहेगा, इनटू में रहेगा 1.96, फिर इनटू में रहेगा 12.2, फिर इनटू में रहेगा 9। अगर आप इन 1 2 3 4 इन चारों की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 338.184 सेंटीमीटर की पावर 3। इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसका जो लगभग में आंसर बताएंगे वो बताएंगे ओनली 338 सेंटीमीटर की पावर 3। ये आपका लगभग में मिलेगा। लगभग इतनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, लगभग 338 सेंटीमीटर की पावर 3। ये 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा निकली है। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा गया है ये, और इसको आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने कैलकुलेशन को बाद में ज़्यादा कैलकुलेशन की है। शुरुआत में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को दिखा दिया है कि हाँ इतना आयतन मिलेगा, फिर 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना मिलेगा, फिर लास्ट में मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है। वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, घनाभ की भीमाएं जो हैं कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका फिगर आप कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, बना हुआ है। इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर बना हुआ है, तो मैं सिर्फ इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें सब कुछ तो दिया हुआ है। घनाभ की इसमें हमें क्या क्या दी है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी कि हमें L दिया हुआ है।
घनाभ की चौड़ाई हमें b भी दिया हुआ है, घनाभ की ऊंचाई h भी दिया हुआ है। ये आप हल करते समय लिखेंगे। ये जो उसने मल्टीप्लाई में लिखा है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, तो 15 लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 10, ऊंचाई हो गई 3.5। तो यही मैं लिख रहा हूँ। लंबाई की जगह मैं लिखूंगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह लिखूंगा मैं 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह पर लिखूंगा 3.5 सेंटीमीटर। ये लिखा जाएगा। और ये जो दूसरा इसके अंदर गड्ढे हैं, इस घनाभ के अंदर ये जो 4 गड्ढे बीच में बने हुए हैं पेंसिल रखने के लिए, ये शंकु है। तो हमें शंकु की त्रिज्या दी हुई है। शंकु की त्रिज्या हमें दी हुई है कितना, r दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की गहराई भी दी हुई है। तो शंकु की जो गहराई है वो शंकु की गहराई नहीं, शंकु की ऊंचाई होती है। शंकु की गहराई को ही शंकु की ऊंचाई कहा जाता है। ये भी आप दिमाग में रखिए। शंकु की जो भी गहराई होगी वही उसकी ऊंचाई कहलाएगी, जो कि यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर कहा गया है। तो शंकु की गहराई क्या है, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, चाहे आप गहराई बोले या फिर ऊंचाई बोले। तो इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। तो अगर हम इसमें सिर्फ लकड़ी का कलम, ये तो पूरा है कलमदान, इसमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पूरे घनाभ का आयतन निकाल के उसके अंदर 4 शंकु का आयतन घटा दीजिए। तो मैं जो है लकड़ी का आयतन इस प्रकार से निकालूंगा कि लकड़ी का आयतन बराबर, सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन पहले रहेगा, फिर इसमें आप माइनस करेंगे कितने, 4 शंकुआकार गड्ढे हैं ना, तो 4 गुणा 1 शंकु का आयतन, 4 गुणा 1 शंकु का आयतन। तो 1 का आयतन निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, 4 शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। शंकु की लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5, फिर माइनस का 4 गुणा, फिर 1/3 गुणा, पाई का मान कितना लेने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो आप 22/7 लिखिए। r का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब आप 0.5 को 2 बार लिखेंगे, 0.5 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर। फिर ऊंचाई बचेगी, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ ऊंचाई कितना लिखना है मुझे 1.4। अगर हम इस पूरे का कैलकुलेशन कर दे तो हमारा आंसर कंप्लीट फाइंड हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 15 की गुणा जब हम 10 में करेंगे 15 दाम में 150 मिलेगा, फिर गुणा 3.5 रहेगा, माइनस अगर मैं इसके नीचे 1 लगा के गुणा कर लूँ 4 की गुणा 1 में तो ये मिलेगा 4/3, फिर गुणा 22/7। मैंने सिर्फ इन दोनों की गुणा करी है, गुणा 22/7, फिर गुणा 0.5, फिर गुणा, फिर 0.5, फिर गुणा 1.4। कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम 150 की गुणा 3.5 में कर लेते हैं। तो जब हम 150 की गुणा करेंगे किसमें 3.5 में, तो देखते हैं कितना मिलेगा।
5 की जीरो में कटेंगे 0, 15 25 75 हो जाएगा, और ये 0 15 3 45 हो जाएगा, यानी कि 0 5 7 5 12 2 हाथ से ले, तो ये आएगा 5 to 5। पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट पे है तो लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 0 खत्म। 525 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 525, फिर माइनस। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर भाग और गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 4 को आप 3 से भाग कर लीजिए। तो जब यहाँ पर आप 4 को 3 से भाग करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 एकम 3 मिलेगा, और पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9 मिलेगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो 1.33 आएगा। जब इसको इससे काट देंगे तो कितना मिलेगा? 1.33। तो 4 को 3 से भाग करने पर आया 1.33। 22 को 7 से भाग करेंगे तो आप 3.14 लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है और पॉइंट में 3.14 होता है। गुणा फिर आप 0.5 की गुणा, फिर 0.5 की गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद 1.4 में करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इन सब की मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। उसमें आप पॉइंट भी लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट भी लगेगा उसके अंदर। 2 और ये 2, ये 4 डिजिट, 5 6 7 डिजिट। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आंसर लिखेंगे तो 5.25 ये वाला माइनस, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे की, तब आपको मिलेगा 1.47 मिल जाएगा। इतना आपको कब मिलेगा? जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर बना देंगे, तब आपको 1.47 मिलेगा। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। अब हम 525 में से हम कितना माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 1.47 को। तो ऐसे लिखने का तरीका है ये। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 में से 4 घटाएंगे 5 पॉइंट, यहाँ बचेगा हमारा 4 में से घटाएंगे 3, यहाँ बचेगा 2, यानी कि 523.53। कितना मिलेगा? 523.53 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है। बुक में भी आप चेक कर सकते हैं, मैं भी देख लेता हूँ कितना है। 13.2 में ये है 523.53 सेंटीमीटर की पावर। ठीक है, तो यही आंसर आपका आया हुआ है। बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट भी कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता इन सब की तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, 10 से 15 मिनट, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन चला जाता ये। इसलिए मैंने डायरेक्ट इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखा है 1.47 आएगा। उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर दिया और ये आपका आंसर मिल गया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है और हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया हुआ है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोली है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4 भाग।
तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। मैं इसको फिगर बना के समझाता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा, देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, तो उसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, यानी कि ऊपर का जो उसका हिस्सा है, ऊपर का जो उसका ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है। तो मैं बर्तन जो शंकु का बनाऊंगा वो इस प्रकार से बनाऊंगा कि ये तो हो गया हमारा बर्तन, मतलब कि बर्तन जो है वो शंकु के आकार का है और ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर से ये खुला हुआ है, खुला हुआ है ये। अब ये तो है शंक्वाकार बर्तन कह लीजिए, या तो फिर इसको सिर्फ आप बर्तन कह लीजिए। बर्तन बोलेंगे तो भी ठीक है, शंक्वाकार बर्तन बोलेंगे तब भी सही है। अब इस बर्तन के अंदर कहा गया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई का मतलब ये चीज, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी को आप छायांकित करके हल्के में समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ये मैं छायांकित जो कर रहा हूँ ये पानी है, ये पूरा जो है पानी से भरा हुआ है। इसको भी आप समझ लीजिएगा कि ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। अब इसके अंदर कुछ गोली है, शीशे की गोली है। शीशे की गोली किस प्रकार से होती है, गोल होती है शीशे की गोली, और वो पूरे गोले के आकार में होती है। ये है शीशे की गोली, क्या है ये, शीशे की गोली। शीशे की गोली जो होती है वो गोले, शीशे की गोली किस गोले के आकार की होती है। और इस शीशे की गोली का जो भी हमें क्या क्या दिया है, इसकी त्रिज्या दी हुई है। ये इसमें जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। बस इसमें तो बस त्रिज्या की ही जरूरत होती है हमें। तो अब अगर कुछ गोली, अब क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है, अगर इसमें हम कोई भी चीज डालेंगे तुरंत इसका पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कुछ गोली डाली गई, लेकिन कितनी गोली डाली गई ये नहीं बताया जा रहा है। तो उसको तो हमें ज्ञात करना है कितनी गोली डाली गई है। बस इसके अंदर डालने पर 1/4 भाग इसका पानी जो है बाहर निकल गया है। तो अब हमें गोलियों की संख्या बताने की कितनी गोली हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। उसके आयतन का 1/4 भाग जो पानी निकला है फिर उसको निकालेंगे, और फिर जो है उसको हम एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब क्योंकि इसके अंदर कितना पानी है पहले तो ये पता चले हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बर्तन का क्या निकालेंगे, आयतन। तो हम सबसे पहले शंक्वाकार, ये शंक्वाकार बर्तन है। क्वेश्चन में शंक्वाकार तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लिख सकते हैं शंक्वाकार, क्योंकि ये शंकु के आकार का ही बर्तन है। तो आप शंक्वाकार बर्तन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा शंक्वाकार बर्तन का आयतन, कितना आयतन मिलेगा मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए, 1/3 πr²h। तो जब आप यहाँ पर 1/3 पाई का मान, तो क्वेश्चन में हमें कुछ कहा नहीं गया है, तो 22/7 लीजिए। त्रिज्या इसमें कितनी है,
5 सेंटीमीटर है। तो आर का स्क्वायर करना है, तो आर को 5 स्क्वायर करने से अच्छा है कि आप 5 को 2 बार 5 गुणा 5 करके लिख लें। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप 22 की गुणा, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि मिल जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर गुणा, ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा, इस 5 किस में गुणा करेंगे? 40 आ जाएगा। और फिर ये मिलेगा 22 बटे में 21 गुणा, अगर 40 की गुणा 5 में करेंगे 5 चौक 20, तो ये आपको 200 मिलेगा। और फिर 22 दूनी कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 2 जीरो इसके आगे लग जाएगा। और बटे में कितना है? 21 और ये सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आयतन को हम पावर 3 में निकालते हैं, क्यूब यानी कि। तो इसको अगर भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 21 दूनी 42, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, पॉइंट में जाएगा। तो मैं इसको पूरी कैलकुलेशन ना करके इतना छोड़ रहा हूँ। ये जो आया है इस शंकु का, यानी कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन आ गया। अब जैसे इसमें गोलियां डाली गई, इसका पानी कितना बाहर निकल गया? 1/4 भाग पानी जो है इसका बाहर निकल जाता है। यही कहा गया है क्वेश्चन में कि जैसे ही या तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो शंकु का तो आयतन निकल गया, ये जो शीशे की गोली है इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो भी करना होगा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कर देंगे। या तो फिर पहले कर लीजिए या बाद में, वो तो अपनी मर्जी है। या तो फिर देखिए, जब शीशे की गोली को इसमें डाला गया है तो डालने के बाद क्या हुआ है, डालने से जितना इसके अंदर पानी भरा हुआ था उस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया है। तो हमें बाहर निकलने वाले जल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना पानी बाहर निकला है। तो बाहर निकलने वाले पानी, बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा लिख लीजिए या आयतन लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहे लिख लीजिए। बाहर निकलने वाले पानी की कितनी मात्रा है? पूरा जो आयतन है उसका कितना है? पूरा आयतन है 4400 बटे में 21। इसके आयतन का जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 4400 बटे में 21 का की जगह गुणा का निशान लगाइए और 1/4 कर दीजिए। तो जब आप इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, तो ये मिलेगा हमें 11 की गुणा 1 में करेंगे 11 और 2 जीरो भी है इसके आगे। चलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1100 की गुणा 1 में करेंगे 1100 और बटे में कितना मिलेगा हमें? 21 मिलेगा। इतना सेंटीमीटर की पावर 3। ये जो आया है ये क्या आया है? इतना पानी बाहर निकला है जब इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली गई थी, इतना पानी बाहर निकल गया। ये उस पानी की मात्रा है जो इसमें से बाहर निकला है जब इसके अंदर गोलियों को डाला गया है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इस शीशे की गोली का भी तो आयतन देखिए कि इसका आयतन कितना है, क्योंकि इसका भी कुछ न कुछ आयतन होगा जब इसके अंदर डाला गया है। तो मैं एक शीशे की गोली का आयतन निकाल देता हूं। एक शीशे की गोली का आयतन, तो शीशे की गोली है तो गोली का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोली का मतलब गोला, गोला है ये, तो गोले का फॉर्मूला लगा दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना रखेंगे आप? r रखेंगे 0.5। अब इसकी पावर 3 करना है तो आप 0.5 को कितने बार लिखेंगे? आप इसको 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर कितनी है त्रिज्या की? 3 है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, इसको 4/3 गुणा 22/7 रहने देते हैं गुणा 5 × 5 = 25 125
पॉइंट कितने डिजिट पे लगाएंगे? 1 2 3 डिजिट पे, तो ये मिलेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? इसके नीचे आप अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट हटाने के लिए आप 1000 लगा सकते हैं इसके नीचे। तो अब आप इसको कैंसिल करिए। 25 के पहाड़े से अगर हम इसको कैंसिल करें, किसके? 25 के पहाड़े से, तो 25 का पहाड़ा अगर मैं 125 के लिए कितनी बार पढ़ूंगा? 25 चौक होता है 100, 25 छिक्का हो जाएगा 150। और इस 100 को जब मैं 25 से काटूंगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 यहाँ लिख दूंगा। 4 एकम 4, 4 दाम 40 हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा 22/7, फिर गुणा यहाँ मिलेगा 6 बटे में मिलेगा 10, और फिर ये 3 भी है। इस 3 को आप कहीं भी लिख दीजिए, वैसे तो बटे में है 3, ये तो बटे में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, ये वाला 3 मैंने छोड़ा नहीं है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, बटे में ही है इसलिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो और कुछ कट रहा है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 बटे में ये आया था हमारा, उसके बाद इसको कैलकुलेशन किया गया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दिया, 5 आ गया। तो अब ये मिला है 22 बटे में 7 पचे 35। क्या इसमें कुछ और भी कट जाएगा? देखते हैं। 4/3 πr³। तो ये पूरा होने के बाद इसमें हमें कुछ छूटा तो नहीं है। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 5 पचे 25 और 25 पचे 125। पॉइंट यहाँ पर 3 डिजिट पे लगेगा, सही है। तो 25 चौक 100 होता है, 25 छक्का हो जाएगा 125, और फिर नीचे 25 चौक 100 और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे कैलकुलेशन किया गया है, तो इसको 4 एकम 4, 4 दाम 40 कर दिए, सही है। तो 22/7 ये, फिर गुणा, ये आपका 6 बटे में आया हमारा 10, और फिर गुणा में ये जो 3 था वो भी ले लिया, फिर इसको काटा गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3 हो गया, 3 और 3 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये हमें मिल गया 22 बटे में 7 पचे 35। तो इसकी कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। ये 4/3 हो गया, गुणा में पाई का मान 22/7। इसको मैं फिर से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप 5/10 लिख सकते हैं। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप 5/10 लिख सकते हैं। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5/10। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो अब हमें क्या मिला? ऊपर आपको मिल जाएगा 11 और नीचे 3 सत्ते 21, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब सही है। तो आपको क्या मिलेगा?
आपको मिलेगा 11/21 सेंटीमीटर की पावर 3। तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैंने इस कैलकुलेशन को, ये थोड़ा सा इजी, ये ज़्यादा रहेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने इसको इजी किया है। ये सबसे आसान रहेगा, इससे आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो गोलियों की संख्या बताना है। क्या बताना है कि गोलियों की संख्या कितनी है। तो अब आप लिखेंगे इसलिए गोलियों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे, जो भी बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा है उसको आप उससे भाग कर दीजिए एक गोली के आयतन से। तो जो पानी बाहर निकला है, बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा ऊपर आ जाएगी। बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा को आप ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो भी एक गोली का आयतन आया है, गोली का आयतन। तो बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा कितनी है, ये है 1100/21, 1100/21, फिर बटे में गोली का आयतन कितना आया है 11/21। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1100 गुणा में 21, यानी कि इसकी गुणा इसमें हो गई और फिर 21 की गुणा 11 में कर दीजिए। तो 21 से 21 कट जाएगा। 11 से जब आप इस 1100 को काटेंगे तो 11 कम 11 यानी कि 100, यानी कि 100 गोलियां उसके अंदर डाली गई थी। 100 गोलियां डाली गई थी, जिसमें से डालने के बाद इतना पानी बाहर निकला था। तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन को किया जाना है। आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, जिस पर 60 सेंटीमीटर जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की पावर 3, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनेगा, फिगर ऐसे बनेगा कि इसके अंदर तो एक बेलन है। पहले तो एक बेलन बनाइए। इस प्रकार से मैं एक बेलन बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा बेलन। ये बेलन है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। तो 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ये रहेगा। और फिर इसका आधार का व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। अब जो है इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है। एक और बेलन मुझे बनाना पड़ेगा।
मैं उस बेलन को इस प्रकार से बना लेता हूँ। एक और बेलन है इसके ऊपर। ये बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है इस प्रकार से, और कहा गया है कि जिस पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि ये एक क्या है, एक स्तंभ है। ये पूरा क्या है, स्तंभ है। और ये स्तंभ किससे बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ये पूरा एक स्तंभ है और ये लोहे का बना हुआ है। हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप इस स्तंभ का निकाल लीजिए आयतन, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसको जब हल करूँगा, यहाँ पर हल कर रहा हूँ, इस स्तंभ का, ये जो स्तंभ आपके सामने है, इसका हम आयतन निकालने जा रहे हैं। तो स्तंभ का आयतन बराबर, तो बड़े बेलन का आयतन दोनों को जोड़ना है हमें। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो दो बेलन है, इसमें छोटा बड़ा है, तो आप छोटा बड़ा भी कह सकते हैं। बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बेलन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका भी रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस ऊंचाई को अलग करना पड़ेगा। त्रिज्या भी अलग अलग है, ऊंचाई भी अलग अलग है। तो ऊंचाई को इसकी बड़े बेलन की ऊंचाई को h1, छोटे बेलन की ऊंचाई को h2। बड़े बेलन की त्रिज्या को r1, छोटे बेलन की त्रिज्या को r2 से हम दर्शा देते हैं। तो ये रहेगा हमारा h1 जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ये रहेगा h2 जो कि यहाँ से यहाँ तक है। और इस त्रिज्या को हम मानेंगे r1 और इस त्रिज्या को मानेंगे r2। तो ये आप समझ लीजिए और देख लीजिए। देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। पाई का मान यहाँ पर हमें बोला है कि 3.14 प्रयोग करना है। एक चीज़ और, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना। पाई कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं कॉमन यहाँ लेके दिखा दे रहा हूँ। मैं जब पाई कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में मुझे क्या मिल जाएगा, r1 का स्क्वायर और h1 मिलेगा, प्लस r2 का स्क्वायर और h2 मिलेगा। ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने तो कॉमन ले लिया पाई। तो पाई का मान मैंने रखा 3.14, फिर ब्रैकेट में r1 कितना है, r1 यानी कि अगर r यहाँ पर व्यास 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या r निकल जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर आपका r1 कितना है, ये जो है पूरा इसको d1 कह देते हैं ना, d1। अगर d1 यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है तो r1 मिलेगा 24 का आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऐसे अगर d2, लेकिन वैसे तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था देख लेते हैं कि जो बड़ा वाला बेलन है उसकी ऊंचाई है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो व्यास, ऊंचाई तो 220 सेंटीमीटर है, व्यास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी यानी कि 12 हो गई। चलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर ये व्यास 24 है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी कि 12 मिलेगा हमें। तो मैं यहाँ पर 12 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। फिर ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई h1 है जो कि 200
20 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 220, फिर प्लस का निशान। R2 कितना है, R2 यानी कि ये, तो जो इसके ऊपर बेलन रखा है छोटा वाला, उसकी त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा छोटी त्रिज्या R2 यहाँ पर 8 है, तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, गुणा H2 यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो 3.14 ब्रैकेट 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 12 गुणा 12 करना पड़ेगा, फिर गुणा भी करना है, फिर 220 से प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 गुणा 8, फिर आप 60 से भी गुणा करेंगे। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 3.14 ब्रैकेट 12 की 12 में गुणा करेंगे 144, फिर गुणा करना है कितने में, 220 में, 8 की 8 में करेंगे 64, फिर गुणा करना है 60 में, तो 3.14 ब्रैकेट। अब हमें 144 की गुणा किस में करना है, 220 में करना है। तो जब आप इनकी गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गुणा करके देख लेते हैं क्या मिलेगा। हमें 220 में गुणा करना है, 220 में 144 से, 4 की 0 में करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 की 0 में करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 की 0 में करेंगे 0, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 2 में करेंगे 2, तो ये मिलेगा 0, 8, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 8 2 10, 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3, तो ये मिलेगा हमें 31680, फिर प्लस इन दोनों को देख लेते हैं, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 मिला, 6 6 36 और 2 38, और ये मिल जाएगा हमें। अब 3.14 की गुणा होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे पहले, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 31680, तो इसमें हमें जोड़ना है कितना, हमें जोड़ना है 3840, तो मिलेगा 0, 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 ये 15 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 ये 5 और ये 3 और, तो ये मिल जाएगा हमें 35520। अब इन दोनों की भी गुणा हो जाएगी, तो कैलकुलेशन मैं इन दोनों की गुणा डायरेक्ट करके लिख देता हूँ, आपको मिलेगा 11153 2.8 सेंटीमीटर की पावर 3। क्योंकि ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में हैं, तो मैंने जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया है, ये आपका बन जाएगा। अब हमें जो भी द्रव्यमान ज्ञात करना था, आप लिखेंगे अतः स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर जो भी इसका आयतन आया है 11532.8, इसका गुणा कर दीजिए जो भी हमें दिया था। कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कितना, द्रव्यमान के लगभग 8 ग्राम होता है, तो 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 8 से हो जाएगी इसकी गुणा, तो तुरंत आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। आंसर मैं देख लेता हूँ, फिर गुणा करेंगे। आंसर जो है इसमें किलोग्राम में दिया हुआ है, आंसर तो किलोग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में हमें ग्राम में दिया हुआ है। देखिए आप, द्रव्यमान दिया है 1 सेंटीमीटर की पावर 3, लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, तो अगर आप इसको 8 से गुणा करेंगे तो आपको तो ग्राम में मिलेगा, और आंसर दिया गया है किलोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये भी आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो अगर आप इसको किलोग्राम में बदल दें, ये जो हमारा आंसर आया है ये 8 से गुणा करने के बाद ये आपको ग्राम में मिलेगा। स्तंभ का जो द्रव्यमान मिलेगा वो आपका ये आ चुका है, इतना आंसर आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। लेकिन जब आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 111,532.8 गुणा में 8 है ये, तो मैंने 8 लिख देता हूँ, ये 8 रहेगा आपका। इसको जब मैं 1000 से भाग कर दूंगा, अब ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। कैसे भाग कर देंगे, पॉइंट यहाँ जो 3 जीरो है वो पॉइंट 3 डिजिट इधर आ जाएगा। अगर मैं इस 3 जीरो को हटाना चाहता हूँ तो पॉइंट को 3 डिजिट इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा 1 2 3, तो अब ये हमें मिलेगा 111.5328, और फिर हम 8 में अभी हमें गुणा भी करना है। तो जब आप इसकी गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर मिलेगा 892.26 kg। ये आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा जब आप इसको गुणा कर देंगे तब। तो यही आपका आंसर भी 892.26 kg, यही आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो जब आप 8 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम में जाएगा, और ग्राम में आने के बाद जब उसको 1000 से आप भाग कर देंगे तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। आंसर तो किलोग्राम में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग था। जब मैंने इसको शुरू किया था तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाया था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आप इसको देख के भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसके अंदर बेसिक में मैंने आपको समझाया था वो मैं थोड़ा सा इसमें भी आपको दिखा दे रहा हूँ।
परिस्थिती थोडी आपण मम्मी आपण करत धरत नाही